हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी आर पार की लड़ाई की। बात करेंगे हम आपके युद्ध की, बात करेंगे हम आपकी क्लास के क्लाइमैक्स की। देखिए, पूरा साल है, ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी क्लाइमैक्स की शूटिंग होनी है। और ये जो क्लाइमैक्स की शूटिंग होगी, इसमें हमें ज़बरदस्त वाली परफॉर्मेंस देनी है, पावर प्ले की तरह उठा करके हमें खेलना है ताकि हमारा स्कोर अच्छा बन जाए। यहाँ से पूरा गेम आपका चेंज होना है। इट्स नॉट अबाउट द डेज, दिन की बात नहीं करने वाले हैं। 30 डेज नहीं रह गए, बल्कि कुछ घंटे रह गए हैं। और कुछ घंटे जो रह गए उनको हमें ठीक से यूटिलाइज करना है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट जो 30 डेज होते हैं उसमें मैस क्रिएट कर लेते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर लें और क्या नहीं कर लें, कहाँ पे कितना फोकस करना है, कहाँ पे कितना फोकस नहीं करना। तो यहाँ पर एक आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की भी नीड है। दूसरी चीज़, आपको जो जिस स्पीड से आप पढ़ते आ रहे थे, अभी से अगर 1 मंथ पहले की भी बात करें, उस स्पीड से नहीं चल सकते। आपको अपनी स्पीड, अपना माइंडसेट, अपनी स्ट्रेटजी, वो सब कुछ चेंज करने की नीड होगी। आपने 1500 मीटर की रेस देखी होगी। उस रेस में क्या होता है कि 4 लैप होते हैं, यानी कि पहला लैप होता है वो 300 मीटर का होता है, 300 मीटर का होता है। उसके बाद 400 मीटर, 400 मीटर एंड 400 मीटर, यानी कि टोटल 4 लैप होते हैं। उसमें जब एथलीट दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो एक इस तरीके से दौड़ते हैं कि अपनी एनर्जी को वो सस्टेन कर पाए लास्ट तक, ठीक, एक स्पीड के साथ दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो 4th लैप में एंट्री करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा है वहां पे लगा देते हैं। तो हम 4th लैप में एंट्री कर चुके हैं, अब हमें अपना 100% देना है। यानी कि 100% किस लिए देना है कि जो भी आपका स्कोर है, इट डजेंट मैटर, स्कोर की हम बात नहीं करेंगे, जो भी स्कोर है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो रिग्रेट फील तो नहीं होना चाहिए, गिल्ट फील तो नहीं होना चाहिए कि भाई ये करता तो ये हो जाता, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि भाई मैंने पूरी कोशिश की, उसके बाद मेरा ये स्कोर रहा है, अच्छा स्कोर आता है। तो आपको फ्यूचर के लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, दुनिया बदली जा सकती है, 30 डेज में भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके। और जो स्टूडेंट्स पूरे साल से अच्छे से चलते आए, उनको भी इन 30 डेज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि 1500 मीटर रेस है, तो उसमें 4th लैप है, उसमें वो टॉपर डिसाइड होता है। 4th लैप है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, वो डिसाइड होता है। तो वो ये जो टाइम है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 30 डेज में हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सिलेबस की एटलीस्ट हमें 2 रिवीजन देनी है, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। तो 30 डेज में 2 रिवीजन अच्छे वाली कैसे दें, किस टाइप से हमें टाइम को यूटिलाइज करें, कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, किस टाइप से हमें लेकर के चलना है कि हम एक फुल डे है वो एक सब्जेक्ट को दें या फिर ऐसे आवर्स में डिवाइड करें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी एग्जाम के लिए जो ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, हम टाइम को देख लेते हैं। हमारे पास सारी कहानी वो टाइम के ऊपर ही टिकेगी। टाइम कितना है हमारे पास, तो हमारे पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है उसमें से देखिए आपके 7 आवर्स आपको चाहिए सोने के लिए, बहुत ज़रूरी है ये। हो सकता है कि 6 आवर्स भी, अगर आप 6 साढ़े 6 घंटे भी नींद पूरी होती है, अगर आपके सोने का टाइम फिक्स है तो भी चलेगा, लेकिन 6 से 7 घंटे तो हमें चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है। 1 या 2 दिन होते तो एडजस्ट कर लेते, ऐसा नहीं है, नींद पूरी होनी ज़रूरी है। 2 से 3 घंटे आपके रेस्ट के भी हो जाते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके 6 घंटे स्कूल में भी जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास 7 + 2 9 + 6 15 आवर्स यहाँ पे एडजस्ट हो गए। हमें बाकी 9 आवर्स जो हमारे पास रह गए, उनके लिए स्टडी का प्लान आउट करना है। अब 2 स्टोरी रहेगी आपके पास। 2 स्टोरी क्या रहेगी, एक तो वो स्टूडेंट्स है जो स्कूल जा रहे हैं, जिनके पास 9 आवर्स हैं, और एक वो स्टूडेंट्स है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, या फिर उनका जैसे अभी ब्रेक चल रहा है, ओके, या फिर उसके बाद वो फ्री हो गए ऑलमोस्ट, उनके प्री बोर्ड होने। तो वहाँ पे 2 तरीके से हमें वो स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है कि हमारे पास 9 आवर्स है वर्सेस हमारे पास 15 आवर्स है। तो पहली चीज़, हमें टाइम का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 9 आवर्स है तो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओगे, 15 आवर्स है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा, इस टाइम में कोचिंग नहीं जाना। देखिए, कोचिंग अगर जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आपको देना है, इनपुट लेना नहीं है। कोचिंग पूरे साल जा लिए, और कोचिंग आपकी जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना, अगर बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो अगर कोशिश होगी टीचर्स की कि मॉर्निंग में भी आप जाओ, उससे कुछ नहीं होगा।
आपको पढ़ना ना सेल्फ स्टडी का टाइम है। सेल्फ स्टडी करोगे तो आउटपुट आ पाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज होकर के रह जाओगे। तो कोचिंग आपको नहीं जाना है, ये चीज़ आपको इंक्लूड करने के लास्ट 30 डेज में कोचिंग आपको बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा एक और चीज़ करनी कि अगर हमें कोचिंग नहीं जाना है, दूसरा आपको अपना घोस्ट मोड है वो एक्टिवेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गायब हो जाना है। कहाँ से गायब हो जाना है? हमें अपने गलियों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने घर से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सब जगह से हमें गायब हो जाना है। यानी अपने सोशल मीडिया ऐप्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ करे होंगे भाई, सबकी ज़रूरी नहीं है, कुछ को उड़ा दीजिए, एक आध रख लीजिए। व्हाट्सएप है उसको रख लीजिए, डीपी वगैरह है वो हाइड कर दीजिए, आप ब्लू टिक वगैरह ऑफ कर दीजिए, नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दीजिए। यानी कि आपको बिल्कुल घोस्ट मोड, मिस्टर इंडिया मोड है उसमें आ जाना है कि आप दिखाई ही ना दो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक, सारा जो गेम है वो टाइम का है। इसके साथ साथ आपको ये भी थोड़ा सा होगा कि कितने के घंटे पढ़ना चाहिए। अभी लास्ट 1 मंथ रह गया, बोर्ड एग्जाम है, पर्टिकुलरली जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। देखिए आप मिनिमम अगर मैं कहूँ तो आपके पास 10 आवर्स का सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। यानी अब आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल ठीक है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट का रिविज़न वहाँ भी चल रहा है, दैट्स ओके। यूँ नहीं कहूँगा कि दैट इज़ ए टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ टीचर्स है वहाँ पे अच्छे से एफर्ट्स करवाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो आप स्कूल से आने के बाद भी 4-5 आवर्स मिनिमम आप दोगे। और जो स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको 10 से 12 घंटे का एक टाइम फिक्स करना है जो आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर देना है, जो कि ईजिली मैनेज हो जाएगा इस टाइम में, क्योंकि घर वाले भी पूरा कोऑपरेट करते हैं। घर वालों को पता है कि आपकी बोर्ड की क्लास है तो बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे। आपको जो चाहोगे वो सारी डिमांड पूरी होगी, जितनी प्राइवेसी चाहिए, जितना सुकून चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर? इसमें देखिए कि टाइम कितना आपके पास, ऊपर हमने बात की थी कि टाइम कहाँ पर अपना लग रहा है, तो टाइम कितना है हमारे पास है 9 + 15 आवर्स। 2 ग्रुप बनेंगे, 9 आवर्स हैं उनके पास जिनका रेगुलर स्कूल रहेगा, 15 आवर्स हैं उनके पास जो स्कूल से फ्री हो चुके हैं। ओके, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। जो 9 आवर्स जिसके पास है, जो स्कूल जा रहा है, उस बच्चे को ये ध्यान रखना है कि स्कूल में आपका 1 मिनट भी खराब ना हो। टीचर्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, कुछ रिवीजन हो रहा है, दैट्स ग्रेट, उसको आप रिवीजन में मान के चलिए, सीरियस होकर के उस रिवीजन को कीजिएगा। अदरवाइज अगर टीचर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि इधर से उधर घूम लिए, बातें कर ली, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास 15 आवर्स है वो बच्चा आपसे आगे निकल रहा है। क्लियर? और जिसके पास 15 आवर्स है उसको भी थोड़ा सा ये देखना है कि ठीक है, बाकी चीज़ों में चला गया, आपको स्कूल नहीं जाना है, तो एटलीस्ट 15 आवर्स में से 12 आवर्स तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। क्लियर? उसके बाद एक और चीज़ जो रहेगा कि जब हम लास्ट 30 डेज की बात करें तो इसमें आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। क्लियर? तो प्री बोर्ड एग्जाम है, टेक दीज प्री बोर्ड एग्जाम सीरियसली, हल्के में नहीं लेना है। देखिए बहुत सारी मिस्टेक्स है वो यहाँ पे आप करोगे, वो प्रैक्टिस हो रही है आपकी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप जब एग्जाम्स में लिखोगे तो आपकी रिवीजन का ही पार्ट है। आप सोचोगे, ओके, सोचने के लिए हमें अपने ब्रेन का यूज़ करना होता है, पढ़ने के लिए कभी भी ब्रेन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ब्रेन का यूज़ करोगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम टैकल कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप टैकल नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपके माइंड में रहेगा, तो अच्छे से आपका रिविजन हो पाएगा। क्लियर? तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये माइंड सेट नहीं करना है कि भाई कहाँ से आ गए, मेरा सारा शेड्यूल बिगाड़ देंगे। नहीं यार, 4 घंटे के लिए जाना, जा करके आप 3 आवर्स का आपका एग्जाम है, दे करके तुरंत आ जाना। लेकिन उस वक्त भी आपको ये नहीं कि चिट चैट में लगो, गॉसिप्स में लगो, गॉसिप्स नहीं करनी आपको, एग्जाम दे करके तुरंत आ गए। क्लियर? तो जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है उनको आपको सीरियसली लेना है। ठीक, तो ये चीज़ें रहेगी कि हमें इस टाइप से अपनी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात आती है कि इन 30 डेज को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। क्लियर? इन 30 डेज में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे 20 डेज रहेंगे उसमें हम अपनी फर्स्ट रिवीजन देंगे, एक धांसू वाली मस्त वाली एक रिवीजन देंगे। सब कुछ हमें अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब ये होता है रिवीजन। रिवीजन मतलब आपको जो कुछ भी आपने अप्रैल में पढ़ा है, जो कुछ भी आपने मई में पढ़ा है, सब कुछ हमें दोबारा से पढ़ना है। लेकिन दोबारा से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमें वो कंसेप्ट जो आपने स्कूल में पढ़े हैं, वो कंसेप्ट जो आपने मिड टर्म के एग्जाम में याद किए, तो उनको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करना, ताकि आपका टाइम कम लगे। क्लियर? यानी कि ये नहीं कि फ्रेश कोई नई बुक उठा ली वहाँ से चले जाओ, नहीं भाई, जो पहले का रखा आपने नोट्स वगैरह बना रखे तो साथ साथ उनको लेकर के बैठिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखिएगा, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको अच्छे से आ रहे हैं तो उनको दोबारा से टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट जो 20 डेज रहेंगे, डे 1 to डे 20, हम अपनी फर्स्ट रिवीजन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे कि 4 चैप्टर अ डे या फिर 3-4 डेज टू 1 सब्जेक्ट हम देंगे। या तो पर डे हम 4 चैप्टर करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के कर सकते हो, या फिर आप पर
जो सब्जेक्ट है आप 3-4 डेज दे दोगे, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर ये रहेगा, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, जो आउटपुट आएगा, आउटपुट तभी आएगा जब एक ही मोड में आप रहोगे। जैसे फुल डे आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर के चलो, ओके, एक सब्जेक्ट को आप 3-4 डेज में निपटा दीजिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में आ जाइए, उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट में आ जाइए। तो ऐसे आपको करना है, और एक आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है पर सब्जेक्ट का, ठीक। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो इसमें क्या करना है, आप जो फर्स्ट 5 डेज है वो आप मैथ्स को दीजिएगा, फर्स्ट 5 डेज। अब देखिए कि 5 डेज में आपका सिलेबस बहुत मस्त तरीके से हो जाएगा। 4 डेज में आपका सिलेबस कवर होगा। 5th डे में जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट पार्ट है, तो वो डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर, बिल्कुल आप उसको यूं कह सकते हैं कि A to Z आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा मैथ्स। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप क्लास 9-10th के स्टूडेंट्स हो, ओके। तो आपके लिए 5 डेज है वो मोर देन इनफ है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका बहुत अच्छे से जा रहा था पहले, ओके, 4 डेज में सब कुछ हो रहा है, तो आप जो एक्स्ट्रा डे है उसमें आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर, उसके बाद हम लेंगे इजी सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे नहीं कि 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एक साथ नहीं लेना। हमने 4-5 डेज है वो आपके कम लगेंगे आपको एक बार, जब आप रूटीन में, क्योंकि युद्ध की बात करें, फाइनल है, आर पार करना है, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है जी, हो रहा है और मज़ा भी आएगा आपको। उसके बाद हम सोशल साइंस पे चलेंगे। आपके 4 डेज हैं, 4 सब्जेक्ट आपके पास। डे 1 हिस्ट्री को दोगे, डे 2 की बात करें तो आप जियोग्राफी को दे दोगे, डे 3 की बात करें तो इकोनॉमिक्स को दे दोगे, डे 4 आप पोल साइंस को दे दोगे, या डे 3 आप पोल साइंस को दे दोगे, डे 4 है आप इको को दोगे। इको का सिलेबस थोड़ा सा है, तो उसमें आप उस दिन आप मैप वर्क को रिवाइज कर लोगे, ओके। तो 4 डेज आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। उसके बाद हम एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है उसके ऊपर आ जाएंगे। वो सब्जेक्ट आपका साइंस रहेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे 9-10th की, लेकिन इसी वे से 11th-12th के स्टूडेंट चलेंगे, यानी कि अपना मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2, मेन सब्जेक्ट 3, मेन सब्जेक्ट 3 के बाद आपका इंग्लिश, और उसके बाद आपका 5th सब्जेक्ट, ठीक। तो उसके बाद जो 9-10th के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस पे आ जाएंगे। 4 डेज आपके साइंस के लिए काफ़ी रहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूरे कंसेप्ट है वो अच्छे से कवर कर पाओगे, ओके। वैसे ये 3 डेज में आपका कवर हो जाएगा जितना आपका सिलेबस दिया गया है। 4th डे आप डाउट्स ले सकते हो, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, वो सब कुछ आपका किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे हो गए आपके 13 डेज, 7 डेज हमारे रह गए। तो उसमें हमें क्या करना है, हम 3 डेज देंगे इंग्लिश को। क्लियर, नेक्स्ट जो आपके 3 डेज है उसमें आपको इंग्लिश को रिवाइज करना है। इंग्लिश को भी आप अच्छे से डिवाइड कर लोगे, बुक 1 है, बुक 2 है, उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स है, उसके ऊपर आप फोकस करोगे। और हमें लास्ट डे एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद हिंदी के लिए 2 डेज काफ़ी रहेंगे, क्योंकि स्टोरीज़ है वो आपके क्लियर है, और मोटे तौर पे आपके कंसेप्ट जो हम अनुच्छेद को लेकर के कहें, या फिर रिपोर्ट राइटिंग या इस टाइप के कंसेप्ट्स हैं, तो उनको लेकर के भी आपका विज़न क्लियर है, तो हल्के से हमें रिवीजन देनी है, तो 2 दिनों में आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको 2 डेज एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर 2 डेज एक्स्ट्रा कैसे दोगे, एक्स्ट्रा तक या तो आपको जाना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट्स के पास एडिशनल सब्जेक्ट है, अदरवाइज आपका मैथ्स या साइंस का सिलेबस थोड़ा पहले होता, तो वहाँ पे आप वो डेज जो आपके पास स्पेयर रहेंगे वहाँ पर आप 6 सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर लोगे। यानी कि फर्स्ट आपके 20 डेज में हमें अपने मेन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और कैसे कवर करना है, इसी टाइप से करना है, यानी कि 1 सब्जेक्ट 1 डे, यानी कि एक दिन में, पूरे दिन में हम एक ही सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट है, मज़ा आना शुरू होता है शुरुआत में 2-4 घंटे के बाद तो मज़ा आना शुरू होगा। उसमें अब अगर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो वो रिवीजन में कहीं पे भी गड़बड़ हो जाएगी और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। हाँ, ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैथ्स थोड़ा लंबा खींच रहा है तो आपने 2 डेज़ मैथ किया, उसके बाद आप 2 डेज़ सोशल साइंस कर सकते हो, फिर आप मैथ्स कर लीजिएगा, फिर सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे वो कवर कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ा बहुत लिटिल बिट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसा कि आपका जायका है। क्लियर, तो इस टाइप से हम पहली रिवीजन दे देंगे 20 डेज में। अब रह गए हमारे एग्जाम के लास्ट 10 डेज। अब उनमें क्या करना है कि डे 1 टू डे 25, डे 1 से डे जो आपका 25 है, यहाँ पे हम सेकेंड रिवीजन देंगे। एक दिन, 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट, ओके। पर सब्जेक्ट हम एक दिन देने वाले हैं और एक सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी हमारी। ज़्यादा कैसे रहेगी कि हम यहाँ पे वही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो डिफ़िकल्ट है या फिर हमें लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कंसेप्ट तो आपको पता है कि हाँ ये पता है, मुझे ये पता है, तो उनको दोबारा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटे तौर पे कंसेप्ट को देखना है, सरसरी तौर पे देखना है, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ पे फोकस करना है। यानी कि 12 घंटे पर सब्जेक्ट हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट आप कवर करोगे डे 21 टू डे 25 के बीच में।
उसके बाद 26th डे एक दिन और मिलेगा। उसमें क्या करना है कि उन 25 डेज में आपको कुछ इश्यूज आए तो भाग करके किसी को कॉल नहीं करनी है, भाग करके हमें यूट्यूब वगैरह पे नहीं जाना है, आप उनको एक डायरी में नोट करते रहोगे। 26th जो आपका डे रहेगा उसमें आप या तो अपना वीक सब्जेक्ट जिसमें कुछ रह गया है या फिर आपके कुछ डाउट्स रह गए कि हाँ ये कंसेप्ट मेरा रह गया है, सोशल साइंस में ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, या फिर मेरा साइंस का ये कंसेप्ट रह गया है, तो वो आप यहाँ पर टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने ट्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। यानी यहाँ पर उन डाउट्स को और अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करने वाले हो। 26th डे अब रह गए आपके 30 डेज का हम एक स्ट्रेटजी लेकर के चले थे, यानी कि डे 27, 28, 29 एंड 30 4 डेज रह गए। तो उन 4 डेज में हम फोकस करेंगे अपने फाइनल एग्जाम के ऊपर, यानी कि उसके बाद आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उसकी रिवीजन आप स्टार्ट कर दोगे। यानी इस तरीके से हम लेकर के चलेंगे अपने 30 डेज को। हाँ, ये ध्यान रखना कि एक भी दिन अगर बीच में मिस हो गया तो समझो सारी गड़बड़ हो गई। हाँ, ये जो डे है तो डे के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर प्री बोर्ड बीच में हो रही तो हाँ, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि हमें जो डे में टाइम सोच रखा था कि चलो 1 घंटे के लिए थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, शाम को टहलने चले जाएंगे, तो वो वाला टाइम हम स्किप कर देंगे, तो वो कवर अप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी, ये शेड्यूल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़, काफ़ी सारे सेशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश किया है कि प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं, उसको लेकर के हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को लेकर के हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसको कैसे हमें डील करना है। कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और आंसर शीट आपके पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी रहनी चाहिए, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि 10 to 15% का डिफरेंस आ जाता है स्कोर में। जिस बच्चे की स्किल्स, पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल्स अच्छी होती है, उसका लेवल, जो नॉलेज लेवल है, वो इक्वल होते हुए वो 15% ज़्यादा स्कोर कर पाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हमने शेयर किए हैं कि जैसे अभी से पढ़ करके हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी का लेवल अभी भी 0 है तो फिर भी हम डिसेंट स्कोर करें तो उसके लिए क्या करना होगा। ऐसी एक टाइम टेबल भी मैंने आपके लिए शेयर किया है, जो अभी थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है। उस टाइम टेबल में भी हमने विंटर ब्रेक के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए रूटीन में, कि किस सब्जेक्ट को कैसे लेकर के चलो, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप ऐसे 5 डेज या 1 डे 1 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को नहीं फॉलो करने वाले या नहीं फॉलो करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो कि चलिए ठीक है 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।